दोस्तों, पिछले कुछ सालों में यूपीआई ने भारत की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। आज वो समय है कि कैश रखने को लोग एक बड़ी इनकन्वीनियंस मानने लगे हैं, क्योंकि हर दुकान पर पेटीएम या फोन पे तो मिल ही जाएगा। वैसे देखा जाए तो 2016 की नोटबंदी के वक्त यूपीआई ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज ये दुनिया के टॉप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जो भारत के अलावा फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल और भूटान जैसे कई देशों में भी ऑपरेट कर रहा है। लेकिन यूपीआई ने कैसे सिर्फ 6 सालों में इतनी तरक्की कर ली और क्या है इसकी तरक्की का राज, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत से लोगों को लगता है कि यूपीआई का आइडिया 2016 की नोटबंदी के आसपास ही सरकार को आया था, जबकि ऐसा नहीं है। यूपीआई की कहानी 2016 नहीं बल्कि अप्रैल 2009 से शुरू होती है, जब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था और इसे जिम्मेदारी दी गई थी कि देश के सारे अलग अलग पेमेंट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करने का काम शुरू करे। मार्च 2011 में आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आती है, जिससे पता चलता है कि भारत में एक औसत आदमी पूरे साल में सिर्फ 6 नॉन ट्रांजैक्शन करता है, जबकि उस वक्त भी करीब 1 करोड़ रिटेल दुकानदार या आउटलेट्स कार्ड बेस्ड पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे। इसके अलावा आरबीआई के आंकड़े ये भी बताते थे कि देश में करीब 14.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, इसीलिए वो बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल बाहर है। इन सभी चीजों के अलावा आपको याद होगा कि उस वक्त ब्लैक मनी और करप्शन भी देश में बड़े मुद्दे थे और इनमें भी कैश एक बड़ी प्रॉब्लम बन रहा था। इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए आरबीआई ने 2012 में अगले 4 साल यानी 2016 तक के लिए एक विजन स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात की गई जो पेपरलेस हो और सेफ्टी पेमेंट्स को ट्रांसफर या ऑथराइज कर सके। इसी 4 साल की मेहनत का नतीजा था कि 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया जा सका। यूपीआई की ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जहां अगस्त 2016 में यूपीआई की मदद से 93,000 ट्रांजैक्शंस की गई थी, वहीं मार्च 2019 तक ये नंबर 80 करोड़ ट्रांजैक्शंस तक पहुंच गया था। अगस्त 2020 तक यूपीआई की एनुअल ट्रांजैक्शंस 18 करोड़ के नंबर को भी पार कर गई थी और उसने अमेरिकन कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ दिया था। अगर हम नीति आयोग के आंकड़ों को माने तो 2023 तक यूपीआई वीजा और मास्टर कार्ड्स की ट्रांजैक्शंस को भी पीछे छोड़ देगा। यूपीआई ने सिर्फ 3 सालों में ही 114 करोड़ ट्रांजैक्शंस का नंबर पार कर लिया था और अक्टूबर 2020 तक ये नंबर 200 करोड़ ट्रांजैक्शंस तक पहुंच गया था। अकेले 2020 में सिर्फ यूपीआई से लोगों ने $457 बिलियन जितना पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया है। ये नंबर पाकिस्तान की जीडीपी से 2 गुना है और भारत की जीडीपी का 15% है। 2021 में एक दिन से यूपीआई से 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लोगों ने इधर उधर ट्रांसफर किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। यूपीआई की ग्रोथ में बहुत से फैक्टर्स थे जिन्होंने इसे ग्रो करने में मदद किया। इसमें पहला कंट्रीब्यूशन तो खुद यूपीआई के मेकर्स का है, जिन्होंने इसे इतना सिंपल बनाया कि इसे ज्यादा आसानी से यूज किया जा सकता था। लेकिन इससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें 2 ऐसे फैक्टर्स का था जो इससे डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए थे, और ये 2 फैक्टर्स थे 2016 की नोटबंदी और फिर अगले ही महीने लॉन्च हुई रिलायंस जियो। नोटबंदी ने पहली बार भारत को बताया कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस कितने जरूरी हैं, लेकिन अकेले नोटबंदी से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि यूपीआई से पहले भी तो इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं थी ही, लेकिन वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित रह जाती थी और भारत की एक बड़ी आबादी के पास नहीं पहुंच पा रही थी। इस गैप को रिलायंस जियो ने खत्म किया। लोगों को लगता है कि जियो ने लोगों को सिर्फ फ्री इंटरनेट दिया, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। जियो ने फ्री मार्केट लोगों को दिया, लेकिन इस बात पर कोई यकीन नहीं करता कि जियो ने भारत में स्मार्टफोन्स की सेल भी बढ़ाई। स्मार्टफोन्स लेने में जो लोगों को एक बड़ी परेशानी होती थी वो था डेटा, जो कि काफी महंगा था, जिस वजह से ना सिर्फ स्मार्टफोन्स की कीमत पर आपको पूरे साल के रिचार्ज की कॉस्ट को भी कैलकुलेट करना पड़ता था और उस हिसाब से ज्यादातर लोग फोन लेने का डिसीजन लेते थे। लेकिन जियो का एक फायदा ये था कि अब लोग समझ गए थे कि उन्हें रिचार्ज में ज्यादा पैसा साल भर नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री डेटा के बाद भी जो रिचार्ज के रेट थे वो बहुत सस्ते हो गए थे। जितने पैसों में पहले 1 GB डेटा महीने भर के लिए मिलता था, उतने में अब रोज का 1 GB डेटा मिल रहा था। इसकी वजह से इंडिया में स्मार्टफोन्स और वो भी 4G फोन्स की सेल में एक तेजी आई और फिर बाद में इतनी फोन्स की वजह से यूपीआई भी ज्यादा दूर तक फैल पाया। एक आखिरी फैक्टर जो यूपीआई के सक्सेस में जरूरी रहा वो थे कि किस तरह से इसे प्रमोट किया गया। सरकार का तो यूपीआई प्रमोट करने में फायदा था, क्योंकि वो उनका पेमेंट सिस्टम है, लेकिन बैंक्स और पेमेंट एप्स को यूपीआई से कुछ भी फायदा नहीं था, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस फ्री होती हैं और उन पर बैंक या कंपनी वाले कोई कट नहीं लेते। लेकिन इसके बावजूद भी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे
और लगभग हर एक डिजिटल पेमेंट ऐप्स ने जोरों शोरों से यूपीआई को प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग जानते थे कि यूपीआई की वजह से नए कस्टमर्स भी इनके साथ जुड़ेंगे और फिर बाद में नए कस्टमर्स को ये ऐप अपनी सर्विस बेच सकते हैं। अगर आप आज अपने फोन में पेटीएम खोल कर देखें तो उसमें आपको कितनी सारी चीजें करने के ऑप्शन मिलेंगे। इन सभी से पेटीएम की कमाई होती है, बस यूपीआई से नहीं होती। लेकिन ये यूपीआई है जो बहुत से नए कस्टमर्स को पेटीएम जैसे ऐप्स तक लेकर आया है। यूपीआई के कारण आज डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है और हमारी सक्सेस को देखते हुए अमेरिका का फेडरल बैंक भी FedNow नाम से अपना खुद का पेमेंट प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत यूपीआई को देश से बाहर भी एक्सपोर्ट करने लगा है। जुलाई 2021 में भूटान वो पहला देश बना जहां यूपीआई को भारत के बाहर लॉन्च किया गया और इसमें आरबीआई के साथ भूटान की रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी भी सहयोग कर रही है। सिर्फ भूटान की क्यों, भारत ने सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ भी एक डील साइन की है, जिस कारण इंडियन टूरिस्ट अब सिंगापुर में भी यूपीआई यूज कर सकते हैं। अगस्त 2021 में यूएई की एक कंपनी लुलु फाइनेंसिंग होल्डिंग के साथ भी सरकार ने एक एमओयू साइन किया, जिसके कारण अब भारत को भेजे जाने वाली पेमेंट्स को यूपीआई के थ्रू ही भेजने का इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ यूएई में बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में डेवलप किया जा रहा है। 2022 में यूएई के बाकी लोगों के लिए भी यूपीआई खोल दिया गया है। अब वहाँ यूपीआई वैसे ही चल सकता है जैसे आप भारत में चलाते हैं। नेपाल और फ्रांस में भी यूपीआई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इन देशों के अलावा भारत सरकार की नजर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और रूस में भी यूपीआई को एक्सपेंड करने की है, जिसके लिए लगातार इन देशों से बात की जा रही है। यहाँ पर यूपीआई को एस्टैब्लिश करके भारत एक बड़ी मार्केट को टैप करना चाहता है, जो अमेरिका और चीन में है, क्योंकि भारत के बाद सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स यहीं होती हैं। और अगर इन मार्केट्स में भारत यूपीआई को एस्टैब्लिश कर पाया तो ये न सिर्फ यूपीआई पर भारत की छवि और हमारे इन्फ्लुएंस को भी मजबूत करेगा। जब से ये फैसला लिया गया है कि अब यूपीआई क्रेडिट कार्ड के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ भी कोई फीस नहीं लेगा, तब से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज भारत को छोड़ दें, क्योंकि यूपीआई का बढ़ता कंपटीशन उन्हें मार्केट से बाहर कर सकता है। पर यूपीआई भारत के बाद भी क्या वो कमाल कर पाएगा जो उसने यहाँ करके दिखाया है? आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।